फिर हम लोग पहुंचे लेवरेज एनालिसिस में। ये मारुति लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, कुमार प्रकाशन, और पेज नंबर 63 पे इलस्ट्रेशन 2 है ये। तो मैंने सबसे पहले तो क्वेश्चन का इमेज यहाँ पे कॉपी करके रखा है। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब मैंने बताया बहुत बार इस चैप्टर में लेवरेज एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर इन लोगों ने ऊपर नीचे लिखे हैं, बार बार इलस्ट्रेशन 1, बार बार इलस्ट्रेशन 2। तो मैंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन का इमेज ही यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये पूरा क्वेश्चन है। द सेल ऑफ मारुति लिमिटेड कंपनी इज ऑफ 10,000 यूनिट्स। तो इस 10,000 यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल कंडीशन। इसको हम लोग हमारी भाषा में बोलेंगे 10,000 को ओरिजिनल कंडीशन। द यूनिट सेलिंग प्राइस इज ₹20 and per unit variable expenses are ₹12. Total fixed expenses are ₹20,000. The capital structure of the company is shown here. अब ये पूरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस पूरे फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग ओरिजिनल कंडीशन बोलेंगे। तो 10,000 यूनिट्स, ₹20, ₹12 और 20,000 फिक्स्ड एक्सपेंस, ये मैंने लिख के रखा है। ये ओरिजिनल कंडीशन के अंदर मैंने लिख के रखा है। यहाँ पे सेल्स की यूनिट्स, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन रुपीस, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट इन रुपीस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट। मेरे को ये सब लिखने में, डिटेल में लिखने में मजा आता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन रुपीस, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट इन रुपीस, टोटल एक्सपेंसेस में अमाउंट रुपीस। अब ये ओरिजिनल कंडीशन में दिया हुआ था हमको 10,000 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे यूनिट्स मैंने ब्रैकेट में लिख के रखा है। सेलिंग प्राइस ₹20 पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंस ₹12 पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस ₹20,000, ये सब दिया हुआ था। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। आगे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल इज 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच हुआ हमारा ₹10,000 एंड 50,000 रुपीज। ये देखो 50,000 में रुपीज लिखा हुआ है, 50,000 रुपीज डिबेंचर्स ऑफ 12%। तो 10,000 का हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल और 50,000 रुपीज का हुआ डिबेंचर। ये इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर है ऑप्शन 1 में ये रहा, 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। इस पूरे टेबल को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इस पूरे टेबल को क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे। तो 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। दिमाग लगाओ, 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये होगा 10,000 रुपीज, ये होगा 10,000 रुपीज। ठीक है, 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स और 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60,000 रुपीज। टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60,000 रुपीज। ये हमारा ऑप्शन 1 हुआ। 60,000 रुपीज हमारा टोटल कैपिटल हुआ। 50,000 रुपीज के डिवेंचर्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और 10,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स होंगे 0। प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो मैंने जानबूझ के 0 लिखा है। वैसे कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन के तीनों ऑप्शन में 50,000, 10,000, 50,000, 10,000, 50,000, 10,000, तीनों ऑप्शन में सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन में पहुंचे हम लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 1,000 इंटू 10, 10,000। 50,000 रुपीज के डिवेंचर्स, वो भी हो गया। द रेट ऑफ टैक्स इज 50%। ये भी मैंने लिख के रखा है अलग से, ये अलग से एक लाइन में मैंने लिख के रखा है। द रेट ऑफ टैक्स इज 50%, 50% टैक्स रेट। इसको कभी कभी टैक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं। टैक्स ब्रैकेट या टैक्स रेट एक ही बात है। इन द नेक्स्ट ईयर इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन सेल और डिक्रीज ऑफ 10% इन सेल, then what will be the change in earning per share, मतलब EPS? Calculate with the help of combined leverage. Calculate with the help of combined leverage. तो अगर हमारी सेल 20% बढ़ जाए, अगर हमारी सेल 10% कम हो जाए तो क्या? तो ये न्यू कंडीशन 1, ये न्यू कंडीशन 1। अगर हमारी सेल 20% बढ़ जाए, अगर हमारी सेल 20% बढ़ जाए, तो ओरिजिनल कंडीशन था 10,000 यूनिट्स, ओरिजिनल कंडीशन था 10,000 यूनिट्स, उसमें 20% हमारी सेल बढ़ जाए तो 10,000 का 20% होता है 2,000, 2,000 बढ़ जाएगा तो हमारा सेल हो जाएगा 12,000। 10,000 का 20%, 10,000 का 20% होता है 2,000, 2,000 यूनिट्स हमारी सेल बढ़ जाएगी
तो हमारी क्वांटिटी हो जाएगी 12,000, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूनिट्स, ये न्यू कंडीशन 1। फिर न्यू कंडीशन 2, न्यू कंडीशन 2 में यहाँ पे ऊपर आपने देखा डिक्रीज ऑफ 10%, ये रहा डिक्रीज ऑफ 10, पहले लिखा हुआ था इंक्रीज ऑफ 20%, फिर लिखा हुआ था डिक्रीज ऑफ 10%। अब डिक्रीज ऑफ 10% मतलब क्या, जो ओरिजिनल कंडीशन था 10,000 उसमें थे 10% माइनस। तो न्यू कंडीशन 2 में क्या लिखा हुआ था कि हमारी जो सेल है वो 10% डिक्रीज होगी। तो 10% किसका, इस 10,000 का। तो 10,000 का 10% होगा 1,000, 1,000 माइनस कर देंगे क्योंकि डिक्रीज लिखा हुआ है, तो हमारी सेल्स की यूनिट्स होंगी 9,000। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं बोला है, तो जब भी बोला सेल इंक्रीज तो यूनिट्स में इंक्रीज। 10,000 का 20% 2,000, 2,000 बढ़ा दो तो 12,000, फिर 10,000 का 10% 1,000, 1,000 कम कर दो तो बाकी 9,000। अब ये 20 20 20 सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, 12 12 12 वेरिएबल एक्सपेंस सेम रहेगा, फिक्स्ड एक्सपेंस 20,000 20,000 20,000 सेम रहेगा, टैक्स रेट तीनों जगह पे 50% 50% 50% तीनों जगह पे सेम रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर सब जगह पे सेम रहेगा, 50,000 50,000 50,000 10,000 10,000 10,000 टोटल 60,000 60,000 60,000 सब सेम रहेगा। कहने का मतलब है सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे 10,000 12,000 और 9,000 वो सेम है, बाकी सब सॉरी 10,000 और 12,000 और 9,000 चेंज हो रहा है, 10,000 12,000 9,000 चेंज हो रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स, बाकी सब सेम है। अभी हमारा फॉर्मेट जो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट था, ठीक है, वो फॉर्मेट बनाएंगे। आपको अगर याद हो तो पहले SVCFP फिर ITD, SVCFP फिर ITD। अब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, 1,000 शेयर्स फिर 1,000 शेयर्स फिर 1,000 शेयर्स, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था। तो फिर से फाइंड आउट आप नहीं करो तो भी चलेगा, ये 1,000 शेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ ही था। चलो अभी ओरिजिनल कंडीशन, न्यू कंडीशन 1 और न्यू कंडीशन 2, अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, सुनना ध्यान से। पहले ओरिजिनल कंडीशन, इसमें हमने 10,000 यूनिट्स बेचे, फिर न्यू कंडीशन में हमने 12,000 यूनिट्स बेचे, फिर न्यू कंडीशन 2 में हमने 9,000 यूनिट्स बेचे। चलो आगे, सबसे पहले सेल्स, सबसे पहले सेल्स, तो 10,000 यूनिट्स जो हमने बेचे, मैं साइड बाय साइड बताते जाऊंगा, सारा पूरा साइड बाय साइड बताते जाता हूं। सबसे पहले सेल्स, ओरिजिनल कंडीशन में 10,000 यूनिट्स इंटू 20, 10,000 यूनिट्स इंटू 20 2 लाख आएगा। न्यू कंडीशन 1 में 12,000 यूनिट्स इंटू 20 2,40,000 आएगा। फिर न्यू कंडीशन 2 में 9,000 इंटू 20 1,80,000 आएगा। फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस में, वेरिएबल एक्सपेंसेस में ओरिजिनल कंडीशन में 10,000 इंटू 12, न्यू कंडीशन 1 में 12,000 इंटू 12, न्यू कंडीशन 2 में 9,000 इंटू 12। तो आप देख रहे हो कि ये पर यूनिट 20 20 20 सेलिंग प्राइस सेम है, पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस 12 12 12 वो सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहा है। तो 10,000 इंटू 12 1,20,000, 12,000 इंटू 12 1,44,000, 9,000 इंटू 12 1,08,000। अब सेल्स में थे वेरिएबल एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो 2 लाख माइनस 1,20,000 80,000, 240 माइनस 144 96,000, 180 माइनस 108 72,000। ये कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। इसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंस की मीनिंग ये होती है, फिक्स्ड एक्सपेंस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जो फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं उनकी अमाउंट फिक्स होती है। 20,000 तो सब जगह पे 20,000 20,000 20,000। अब 80,000 में थे 20,000 माइनस, तो बाकी 60,000, 96 माइनस 20 76,000, 72 माइनस 20 52,000। फिर ये हमारा EBIT आ गया। आप इसको EBIT बोलो या PBIT बोलो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है। इसमें थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस करेंगे। आपको याद होगा डिबेंचर्स थे हमारे 50,000 के और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%। मैं दिखा दूं आपको एक बार डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स थे 50,000 रुपीज के, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, तो 50,000 का 12% होता है 6,000। तो ये 6,000 हमारा, ये 6,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होगा। 666 तीनों कॉलम में थे, 666 माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 6 54,000, 76 माइनस 6 70,000, 52 माइनस 6 46,000। फिर हम लोग टैक्स माइनस करेंगे 50%,
ITD, तो I for interest on debentures, T for tax, तो 54,000 का 50% 27,000, 70,000 का 50% 35,000, 46,000 का 50% 23,000. अब 54 माइनस 27 बाकी बचा 27, 70 माइनस 35 बाकी बचा 35, 46 माइनस 23 बाकी बचा 23. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. पहले था यहाँ पे, सबसे पहले था EBIT, फिर EBT, फिर PAT. फुल फॉर्म बता दूं सबका, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, PAIBT मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, फिर PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAIT मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. 27,000, 35,000, 23,000. इसके बाद हम लोग प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करते हैं, वो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो 0 0 0 डैश मतलब 0. फिर 27,000 माइनस 0 बाकी 27,000, फिर 35 माइनस 0 बाकी 35, फिर 23 माइनस 0 बाकी 23. फिर इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे, तो 27,000 डिवाइडेड बाय 1,000, 27,000 डिवाइड बाय 1,000 तो 27.00, 35,000 डिवाइड बाय 1,000 तो 35.00, 23,000 डिवाइड बाय 1,000 23.00. फिर चेंज और इंक्रीज इन EPS इन रुपीस, तो पहले EPS था 27, फिर EPS था 35, फिर EPS था 23. तो कितना चेंज हुआ? अगर 27 से 35 हो गया तो 8 रुपए बढ़ गया. अब मैं यहाँ पे इंक्रीज शब्द हटा देता हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज शब्द लिखता हूं. चेंज के अंदर इंक्रीज भी आ गया और डिक्रीज भी आ गया. तो पहले 27 था, फिर 35 हो गया, मतलब 8 रुपए बढ़ गया, प्लस 8 मतलब इंक्रीज, ये हुआ इंक्रीज. फिर 27 से ही 35 को कंपेयर करेंगे, 27 से ही 23 को कंपेयर करेंगे. तो पहले 27 था, फिर 23 हो गया, तो 4 रुपए कम हो गया, 4 रुपए कम हो गया मतलब डिक्रीज. तो 27 से 35 हो गया मतलब 8 रुपए बढ़ गया, 27 से 23 हो गया मतलब 4 रुपए कम हो गया, डिक्रीज. आगे अब परसेंटेज चेंज, पहले चेंज इन रुपीस था, अब चेंज इन परसेंटेज. तो ये जो 8 रुपए इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कंडीशन 27, फिर ये जो 4 रुपए डिक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कंडीशन 27, मतलब डिनोमिनेटर में ओरिजिनल कंडीशन ही आना चाहिए 27 27, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वाला ही आना चाहिए, ये 27 वाला. तो 8 रुपए इंक्रीज डिवाइडेड बाय 27, 4 रुपए डिक्रीज डिवाइडेड बाय 27, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 27, तो ये आएगा 29.63% इंक्रीज, 29.63% इंक्रीज. और -4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 27, तो ये आएगा 14.81% माइनस में मतलब डिक्रीज. आगे बढ़ते हैं. फिर परसेंटेज चेंज इन EBIT और PBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तीनों अमाउंट्स याद करते हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तीनों अमाउंट है 60,000, 76,000, 52,000. 60, 76, 52, तीनों नंबर्स याद करो, ये वाले 60, 76, 52 याद करो, 60, 76, 52. तो 60 से 76 हो गया तो 16,000 रुपए इंक्रीज हुआ, 60 से 76 हो गया तो 16,000 रुपए इंक्रीज हो गया, और 60 से 52 हो गया तो 8,000 रुपए डिक्रीज हुआ. 60 से 52 हो गया तो 8,000 रुपए डिक्रीज हो गया. सबको 60 से ही कंपेयर करेंगे. 60 से 76 हो गया तो 16,000 इंक्रीज, 60 से 52 हो गया तो 8,000 रुपए डिक्रीज. डिनोमिनेटर में सबके 60 ही आएगा, मतलब ओरिजिनल कंडीशन. डिनोमिनेटर में सब में ओरिजिनल कंडीशन ही आएगा. तो 16,000 मतलब 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60,000, तो ये आएगा 26.67% इंक्रीज. ये इंक्रीज हुआ, 26.67% इंक्रीज हुआ. और यहाँ पे आएगा -8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ओरिजिनल कंडीशन 60,000, तो ये आएगा 13.33% डिक्रीज. ये 13.33% डिक्रीज है. आगे बढ़ते हैं. फिर परसेंटेज चेंज इन सेल्स, पहले परसेंटेज चेंज इन EBIT, फिर परसेंटेज चेंज इन सेल्स. अब सेल्स की तीनों अमाउंट देखते हैं. ये सेल्स ओरिजिनल में 2 लाख, फिर न्यू कंडीशन 1 में 240, फिर न्यू कंडीशन 2 में 180,
2 लाख से 240 हो गया, मतलब 40,000 रुपए बढ़ गया। फिर 2 लाख से ही कंपेयर करेंगे 180 को, 2 लाख से 180 हो गया, मतलब 20,000 रुपए कम हो गया। ठीक है, वो तो हमको क्वेश्चन में ही एक्चुअली दिया हुआ था बेटा, 20% इंक्रीज और 10% डिक्रीज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। 20% इंक्रीज और 10% डिक्रीज घूम फिर के यही आएगा। परसेंटेज चेंज इन सेल्स यही आएगा, 20% और 10%। देखना ध्यान से, पहले ओरिजिनल कंडीशन में सेल था 2 लाख, तो 2 लाख से 240 हो गया, तो 40,000 बढ़ गया। फिर न्यू कंडीशन 2 में था 180, तो 2 लाख से 180 हो गया, तो 20,000 कम हो गया। डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल कंडीशन 2 लाख 2 लाख। तो न्यू कंडीशन 1 में 40,000 सेल बढ़ गया, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2 लाख, तो ये आएगा 20% इंक्रीज। ये 20% वही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, 20% सेल इंक्रीज करो। और यहाँ पे 20,000 सेल डिक्रीज हुआ, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20,000 सेल डिक्रीज हुआ मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2 लाख, तो ये 10% सेल डिक्रीज हो गया। ये 10% सेल डिक्रीज वही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, 10% डिक्रीज। ओके, अभी हमारा फॉर्मूला इसका DOL, DFL और DCL का फॉर्मूला, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऊपर हेडिंग में, दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड या शुड बी अप्लाइड व्हेन 2 अमाउंट कॉलम्स आर गिवन। यहाँ पे 3 अमाउंट के कॉलम दिए हुए हैं, मतलब आप बोल सकते हो मोर देन 1। दिस फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड व्हेन मोर देन 1 columns of amount are given. These formula should be applied when more than 1 columns of amount are given. तो DOL का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखो, परसेंटेज चेंज इन EBIT ये रहा 26.67% अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल ये रहा 20%। तो 26.67 डिवाइडेड बाय 20, तो 26.67 divided by 20, divided by 20 ये होता है 1.33। अच्छा, फिर DOL का सेकंड कॉलम परसेंटेज चेंज इन EBIT माइनस 13.33 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स माइनस 10, तो माइनस 13.33 डिवाइडेड बाय माइनस 10, तो ये माइनस 13.33 डिवाइडेड बाय माइनस 10 इक्वल टू 1.33। ये हमारा DOL हो गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। DOL का फुल फॉर्म डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो पहले वाले में 26.67 डिवाइड बाय 20 1.33, दूसरे में माइनस 13.33 डिवाइड बाय माइनस 10 1.33। फिर आ जाते हैं हम लोग DFL। तो DFL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS। DFL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। DFL का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो परसेंटेज चेंज इन EPS, ये परसेंटेज चेंज इन EPS ये रहा 29.63 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT ये रहा 26.67। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन EPS और परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये ऊपर आएगा 29.63 और ये नीचे आएगा 26.67। 29.63 26.67 इक्वल टू 1.11। अब न्यू कंडीशन 2 में ये परसेंटेज चेंज इन EPS माइनस 14.81 और परसेंटेज चेंज इन EBIT माइनस 13.33, तो माइनस 14.81 डिवाइडेड बाय माइनस 13.33, माइनस 14.81 डिवाइडेड बाय माइनस 13.33, तो ये भी 1.11 ही आया, सेम ही आया। आगे बढ़ते हैं। DCL का फॉर्मूला, DCL का फुल फॉर्म डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला, पहला ऑप्शन परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये EPS है, परसेंटेज चेंज इन EPS 29.63 और परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल है ये वाला 20% जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 29.63 डिवाइडेड बाय 20, ये 29.63
डिवाइडेड बाय 20, तो हमारा आंसर आएगा 1.48। फिर न्यू कंडीशन 2, न्यू कंडीशन 2 में ये -14.81 परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, -14.81 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, ये वाला -10, ठीक है। -14.81, ये -14.81 डिवाइडेड बाय -10, तो -14.81 डिवाइडेड बाय -10 ये होता है 1.48। अच्छा, डीसीएल का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, डीसीएल का दूसरा फॉर्मूला होता है डीसीएल इक्वल टू डीओएल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल। तो आप डीओएल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल कर दोगे तो भी राइट आएगा। डीओएल है ये 1.33 डीओएल और डीएफएल है 1.11। तो मेरे लैपटॉप ने बहुत बड़ा नंबर लिखा है, आप लोग 2 डेसिमल तक ही लिखना, 1.33 मल्टीप्लाई बाय 1.11, आप लोग 2 डेसिमल तक ही लिखना। तो आंसर आएगा 1.48, पहले भी 1.48 ही आया था, ये 1.48 का सेकंड ऑप्शन, ये 1.48 का सेकंड ऑप्शन, डीसीएल का दूसरा फॉर्मूला। तो ये वाला 1.33 मल्टीप्लाई बाय 1.11, तो आंसर आएगा 1.48। फिर 1.33 मल्टीप्लाई बाय 1.11, 1.33 मल्टीप्लाई बाय 1.11, तो आंसर आएगा 1.48। डन, ये हमारा डीसीएल आ गया। अब मैं आपको सबसे बड़ा फर्क बताऊं कि हम लोगों ने जो 2 एग्जाम्पल किए अभी, उसमें क्या फर्क है इस एग्जाम्पल में और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, क्या चेंजेस है मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पे है ना, सब जगह पे इस एग्जाम्पल में जब भी हम लोग कोई भी चेंज फाइंड आउट कर रहे थे तो सब जगह पे डिवाइडेड बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, मतलब सब जब भी हम लोग कोई परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर रहे थे तो डिनोमिनेटर में ओरिजिनल कंडीशन ही था 2 लाख जो सेल है, या डिनोमिनेटर में यहाँ पे 60,000 जो ओरिजिनल ईबीआईटी था, दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पे भी देखो 27 डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल कंडीशन है। ये इलस्ट्रेशन ज्यादा सही है, परफेक्ट है। इसके ऊपर वाला जो एग्जांपल है, इसके ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल किया था वो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत था, बुक वालों की गलती थी। अब अगर इसमें देखोगे ना, इस एग्जांपल में पहले 0.40 0.33, तो 0.33 माइनस 0.40 किया, फिर 0.25 माइनस 0.33 किया, तो ये तो गलत है ना, बुक वालों ने ऐसे किया है। तो मेरे को ये एग्जांपल जो इसके पहले हम लोगों ने किया था वो गलत लगा, और आज वाला जो एग्जांपल हमने किया वो मेरे को सही लगा। एक्चुअली क्या करना चाहिए था, यहाँ पे करना चाहिए था 0.33 माइनस 0.40, और लास्ट वाले कॉलम में करना चाहिए था 0.25 माइनस 0.40, मतलब सब जगह पे 0.40 माइनस करना चाहिए था। ठीक है, तो मेरे को ये वाला एग्जांपल जो था, जो इसके पहले हमने किया था, वो थोड़ा सा गलत लगा था। ये वाला, ये EBIT 1 लाख वाला, ये मेरे को थोड़ा सा गलत लगा था, क्योंकि मेरे को लगा था, मेरे को सही में ऐसा लगता है कि सब जगह पे, जैसे यहाँ पे देखो 1.33 माइनस 1 ऐसा किया है, ये राइट है। फिर पीछे क्या किया, 1.75 माइनस 1.33 किया है बुक वालों ने, गलत। बुक वालों ने ऐसे किया है, इसलिए मैंने भी ऐसा लिखा है। सही तरीका होना चाहिए था 1.75 माइनस 1, ये सही तरीका होना चाहिए था। यहाँ पे देखो, पहला कॉलम सही है, दूसरा कॉलम भी सही है, तीसरे कॉलम में होना चाहिए था 1.75 माइनस 1 होना चाहिए था यहाँ पे, और बुक वालों ने किया है 1.75 माइनस 1.33। तो मेरे हिसाब से जो थर्ड कॉलम है वो थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 वो सही है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1.33 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 ही होना चाहिए था। ठीक है, पर बुक में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, पार्ट 1 पार्ट 2 वाला। अभी आज वाला जो एग्जाम्पल था वो एकदम परफेक्ट था, ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। ये वाला मारुति लिमिटेड वाला, ये एकदम सही था। एग्जाम में हमेशा डिवाइडेड बाय बेस ईयर करना, ओरिजिनल कंडीशन हमेशा डिवाइड करना। चलो अभी एक बार मैं क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं सारा, मारुति लिमिटेड वाला ये क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल कंडीशन, मतलब ये वर्किंग नोट्स यू कैन से, ये भी वर्किंग नोट्स, ये भी वर्किंग नोट्स।
और यहां से लेकर हमारा मेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यहां से स्टार्ट होता है। ये हमारा मेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये मेन स्टेटमेंट है। इसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं यहां से लेकर। हाँ, लिखना आपको सब कुछ है स्टार्टिंग से, बट ये मेन हमारा स्टेटमेंट ये है, लिखना सब कुछ। ये एकदम सही इलस्ट्रेशन है, एग्जाम में ये फॉर्मेट याद करके जाना, मारुति लिमिटेड वाला। ठीक है, इतना लिखो अच्छी तरह सब लोग, लिखो बेटा। कुछ भी सीखना हो इसके अलावा, कोई भी चैप्टर, कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट, तो ये मेरा फोन नंबर है, मेरे को फोन करना, व्हाट्सएप करना, SMS करना, मैं आपके सारे डाउट्स और चैप्टर सिखा दूंगा। लिखते रहो बेटा।